इसमें क्या क्या चीज़ें आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट, ईएमएफ ऑफ द सेल, नेक्स्ट टर्मिनल वोल्टेज एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ cell. EMF, that is represented by capital E. Terminal voltage, that is denoted by capital V. And internal resistance of cell small r से डिनोट किया जाता है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में जानते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? सिंपली आप जानते हो, कहीं पर अगर चारों ओर आपके लाइट हो, पूरा चारों ओर उजाला हो, कोई भी काम आप करना शुरू करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं वो जनरली शुरुआती चीज़ में वो सेल ही था। अब सेल कैसे बनाया जाता है? तो सेल के जो कंपोनेंट होते हैं, इसमें बनाने के लिए सिंपल अगर सेल आप बनाना चाहते हैं तो क्या होता है, इसमें एक कोई भी आप जार ले लीजिए और इसमें एक इलेक्ट्रोकेमिकल कंपाउंड फिलअप कर दीजिए। सपोज करिए आपने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें भर दिया और इसमें 2 प्लेटें डाल दी जाती हैं। सपोज करिए कि एक आपने जिंक का डाला और एक यहाँ पर कॉपर की प्लेट आपने डाल दिया। तो एक कॉपर की प्लेट हो गई और एक जिंक की प्लेट हो गई। इस तरीके से यहाँ पर जो आप इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। इसमें ये जो आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रोलाइट्स कहलाता है, वैद्युत अपघट्ट, और ये टर्मिनल। जब हम कॉपर और जिंक दोनों की प्लेटों को जब इसमें डुबा देते हैं तो कॉपर की जो होती है ये पॉजिटिव पोटेंशियल पर पहुंच जाता है और जिंक की जो होती है वो नेगेटिव पोटेंशियल पर पहुंच जाता है। इस तरह से इस सॉल्यूशन यानी इलेक्ट्रोलाइट्स के पोटेंशियल को इसके पोटेंशियल को 0 माना जाता है और इसके रिस्पेक्ट में जो कॉपर की प्लेट होती है ये आपका पॉजिटिव पोटेंशियल पर पहुंच जाता है यानी हाई पोटेंशियल पर, इसलिए ये प्लस टर्मिनल से डिनोट किया जाता है। और इस सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में जो जिंक की प्लेट होती है यह निगेटिव पोटेंशियल एक्वायर कर लेता है, निगेटिव पोटेंशियल पर पहुंच जाता है, तो ये आपका निगेटिव टर्मिनल कहलाता है और ये लो पोटेंशियल पर होता है। इस तरीके से यहाँ पर दोनों टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है प्लस और माइनस टर्मिनल के बीच, जो सेल का ईएमएफ हो जाता है। तो ये तो एक सिंपल स्ट्रक्चर दिखाया गया कि इसमें क्या क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, कोई भी सॉल्यूशन आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड लिया गया है। इसमें 2 टर्मिनल जो मेटेलिक पोर्शन के होते हैं, एक कॉपर और एक जिंक। कॉपर पॉजिटिव पोटेंशियल पर और जिंक जो होता है निगेटिव पोटेंशियल पहुंच जाता है। ये जो टर्मिनल होते हैं अलग अलग मेटेलिक और अलग अलग सॉल्यूशन यूज करने पर सेल का नाम बदल जाता है, तो अलग अलग सेल होते हैं। तो इतने जो है ये एक सिंपल स्ट्रक्चर है सेल का। अब हमको यहाँ पर जब हम इसको इंस्ट्रूमेंट से जोड़ते हैं तो बाहर अगर आप चाहते हैं कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई एप्लायंसेस जो है इसको यूज करना चाहते हैं उपकरण, तो आप क्या करेंगे, पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल से आप एक तार को बाहर लेकर किसी इंस्ट्रूमेंट को जोड़ देंगे। सपोज करिए आपने इंस्ट्रूमेंट जोड़ा, एक बल्ब ही सपोज करिए आपने जोड़ दिया, तो यहाँ पर जैसे ही सर्किट ऑन करेंगे बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो वास्तव में क्या हो रहा है कि यह जो सेल है इस बल्ब को जलाने के लिए एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है और इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्लो होने लगती है, वही कन्वर्ट होती है यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सप्लाई कर रहा है, लेकिन किस चीज़ को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है और बल्ब ग्लो हो जा रहा है। तो सिंपली हमको डिफाइन करना हो कि व्हाट इज द सेल, व्हाट इज द सेल। तो हाउ टू डिफाइन इट, कैसे आप डिफाइन करेंगे। तो सेल क्या है,
सेल एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करता है। अर्थात ये जो है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यानी हम सिंपली कह सकते हैं कि सेल, व्हाट इज सेल, यानी कि सेल इज द डिवाइस which provides electrical energy to use through the circuit। और ये क्या करता है, ये जो है चेंज करता है, इट चेंज द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एक डिवाइस है जो एनर्जी प्रोवाइड करता है किसी भी इंस्ट्रूमेंट को चलाने के लिए, पूरे सर्किट में एनर्जी सप्लाई करता है। और दूसरी चीज़ कि यह जो है चेंज करता है किसको, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये हो गया सिंपली सेल। इसका पिक्टोरियल डायग्राम बनाना हो तो कैसे आप बनाएंगे पिक्टोरियल डायग्राम? तो पिक्टोरियल डायग्राम के लिए एक दो पैरेलल लाइन ड्रा करते हैं। बड़ी वाली जो लाइन होती है ये सिंपली प्लस टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल पर होता है इसलिए बड़ी लाइन खींची जाती है। और ये निगेटिव टर्मिनल जो लो पोटेंशियल पर होता है और ये छोटी लाइन से डिनोट की जाती है। तो ये जो है एक सेल का पिक्टोरियल डायग्राम है। तो कहीं भी अगर बनाना होगा तो हम इस सिंबल का यूज करते हैं। अब इसी सर्किट को हमको यहाँ पर बनाना हो तो वास्तव में कैसे बनाएंगे? यहाँ पर तो एक सेल हो गया ये, और इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से एक कोई इंस्ट्रूमेंट, तो इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर सपोज करिए एक रेजिस्टेंस ही जोड़ देते हैं। तो एक रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल को यहाँ से जोड़ा गया है, तो ये प्लस और ये माइनस। जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट को सेल से जोड़ देते हैं तो सेल से करंट फ्लो होने लगती है और प्लस टर्मिनल से बाहर की ओर निकलती है। तो प्लस टर्मिनल से सेल बाहर निकलती है, इंस्ट्रूमेंट में जा कर के फिर माइनस पर इंटर करती है। तो करंट का डायरेक्शन ये है जब सेल जो है चार्जिंग डिस्चार्जिंग के कंडीशन में हो, डिस्चार्जिंग कंडीशन में, यानी जब सेल से धारा ली जा रही हो, करंट ली जा रही है, तो इस समय पॉजिटिव टर्मिनल से बाहर की ओर निकलता है और माइनस में इंटर करता है। और सेल के अंदर निगेटिव से पॉजिटिव की ओर करंट जो है इधर की ओर फ्लो होती है। और चार्जिंग के कंडीशन में जब हम इसको चार्ज कर रहे होते हैं तो प्लस से करंट इंटर करती है, माइनस से बाहर निकलती है और एक्सटर्नल सर्किट में प्लस की ओर से इंटर करती है। तो ये था एक सिंपल स्ट्रक्चर एक सेल का। लेकिन सेल का ईएमएफ कैसे हम जानेंगे? ईएमएफ क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, और इन सब में क्या रिलेशन होता है। तो लेट अस स्टार्ट ईएमएफ ऑफ द सेल एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो यहाँ पर ईएमएफ को कैसे आप डिफाइन करेंगे? ईएमएफ ऑफ द सेल तो होता क्या है ईएमएफ? अगर कोई सेल है तो अगर सपोज करिए कि ये आपका एक सेल है और इसमें आपने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, दो इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो जब आप कोई इंस्ट्रूमेंट यहाँ जोड़े नहीं हैं, ये ओपन सर्किट में है, ओपन सर्किट, यानी कि इसमें कोई इंस्ट्रूमेंट आप जुड़ा नहीं है। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं जुड़ा है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों टर्मिनल के बीच होता है, वह जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वही ईएमएफ के इक्वल होता है। यानी आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं ईएमएफ को? व्हेन
the cell in open circuit is in open circuit, the potential difference across it, that is EMF of the cell। यानी जब हम सेल से धारा न ले रहे हो, सेल एकदम खुले में हो, आइसोलेटेड फॉर्म में पड़ा हुआ हो, कोई इंस्ट्रूमेंट न जुड़ा हो, तो उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो EMF होता है। और ये जो होता है सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द सेल होता है। यानी हम इस सेल से इससे ज़्यादा मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस नहीं ले सकते हैं। तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस EMF होता है। लेकिन मेजर कैसे करेंगे इसको? तो होता क्या है कि जब आप किसी सेल को किसी इंस्ट्रूमेंट से जोड़ देते हैं तो सेल जब सप्लाई करता है और करंट फ्लो होने लगती है, तो सपोज करिए कि ये सेल है, प्लस टर्मिनल माइनस, और आपने कोई इंस्ट्रूमेंट जोड़ दिया, तो जब इसमें करंट फ्लो होने लगे तो यह सेल इसको एनर्जी सप्लाई करता है। तो 1 कूलम चार्ज ले लीजिए, 1 कूलम, और इस 1 कूलम चार्ज को सेल जो एक्सटर्नल सर्किट और इंटरनल सर्किट, यानी सेल के अंदर और सेल के बाहर पूरे कंप्लीट सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितना एनर्जी प्रोवाइड करता है वही इसका EMF का मेजरमेंट होता है। यानी हम कैसे मेजर करेंगे इस चीज़ को? तो हम EMF को कैसे मेजर कर सकते हैं कि EMF जो होता है, EMF ऑफ द सेल is the energy required to flow the 1 coulomb charge throughout the whole circuit, या कंप्लीट सर्किट, दैट इज EMF ऑफ द सेल। यानी इसको हम सपोज करिए कि अगर टोटल जो एनर्जी सप्लाई कर रहा है W टोटल, जो बाहर और अंदर दोनों के लिए, अगर Q कूलम का चार्ज मान लीजिए प्रोवाइड करने के लिए इसको दिया, और टोटल कितना वर्क करना पड़ा W के इक्वल, तो 1 कूलम चार्ज अगर लेना हो तो कूलम से डिवाइड कर दीजिए 4 से, तो W/Q की जो वैल्यू होगी वह EMF के इक्वल हो जाएगा। यानी टोटल वर्क डन बाय द सेल टू फ्लो द यूनिट चार्ज थ्रू आउट द होल सर्किट, दैट इज EMF ऑफ द सेल। और इसका यूनिट जो होता है आपका बोल्ट होता है, इसका भी यूनिट बोल्ट ही होता है। टर्मिनल वोल्टेज, जिसको हम टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं, टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो जब हम क्या करते हैं, अब सेल को आपने कनेक्ट कर दिया और जब इसमें करंट फ्लो होने लगे तो क्लोज्ड सर्किट में, यानी जब हम करंट लेने लगे और करंट फ्लो होने लगे, तब पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों टर्मिनल के बीच होता है थोड़ा सा ड्रॉप कर जाता है। यानी एक अगर सेल आप लिए हुए हैं और इस सेल के दोनों टर्मिनल के बीच आप कोई इंस्ट्रूमेंट अगर आपने जोड़ दिया और इसमें करंट फ्लो होने लगी, तो जब करंट फ्लो होने लगे तो ये आपका क्लोज सर्किट कहलाएगा। और क्लोज सर्किट में दोनों के बीच आप टर्मिनल के बीच पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लीजिए, तो आप देखेंगे कि जो EMF मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है इससे थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है अक्रॉस टर्मिनल, बोथ टर्मिनल,
यानी दोनों टर्मिनल के बीच का, वह थोड़ा सा डिक्रीज कर जाता है और वही पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो कब ऐसा होगा? क्लोज सर्किट में, यानी द पोटेंशियल डिफरेंस across both terminal of the cell when it is in closed circuit, यानी जब ये बंद परिपथ में वो धारा बहने लगे तब इन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है, और इसको हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। और V की वैल्यू हमेशा E से कम होती है जब क्लोज सर्किट में होता है। अब कैसे डिफाइन करेंगे? तो यहाँ पर तो ये हो गया, लेकिन मेजर कैसे करेंगे? तो टर्मिनल पोटेंशियल जो होता है, 1 कूलाम चार्ज, अगर आप 1 कूलाम चार्ज ले लें और केवल एक्सटर्नल सर्किट यानी सेल के बाहर, ये जो आप देख रहे हैं ये एक्सटर्नल सर्किट होता है, एक्सटर्नल सर्किट, और ये इंटरनल सर्किट। तो 1 कूलाम चार्ज को एक टर्मिनल से दूसरी टर्मिनल तक एक्सटर्नल सर्किट में प्रोवाइड करने के लिए जितना एनर्जी ये सेल देता है, यानी फ्लो कराने के लिए जितना एनर्जी सेल सप्लाई करता है, उसी एनर्जी के अमाउंट को हम टर्मिनल वोल्टेज कहते हैं। तो केवल एक्सटर्नल सर्किट से मतलब है जब टर्मिनल वोल्टेज की बात आती है, यानी इसको हमको मेजर करना हो तो कितना होगा V की वैल्यू? तो वर्क डन बाय द सेल टू फ्लो 1 कूलाम चार्ज इन द एक्सटर्नल सर्किट, यानी W एक्सटर्नल केवल लेंगे तो अगर Q कूलाम चार्ज सपोज करिए कि यहाँ से यहाँ तक फ्लो कराया और इतना वर्क करना पड़ा इसको, तो 1 कूलाम के लिए W में Q से डिवाइड कर देंगे तो V की वैल्यू हो जाएगी W/Q ही होगा, लेकिन यहाँ एक्सटर्नल होगा। EMF वाले केस में E की वैल्यू W/Q ही था, लेकिन यहाँ पर टोटल था, इंटरनल और एक्सटर्नल पूरे सर्किट में फ्लो कराने के लिए जितना एनर्जी प्रोवाइड किया था तो EMF बताएगा, और केवल एक्सटर्नल जब लेंगे तो आपका टर्मिनल वोल्टेज को बताएगा। ये दोनों में मेन डिफरेंस है। अब इंटरनल रेजिस्टेंस सेल का क्या होता है? तो जब हम किसी सेल में करंट फ्लो कराते हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स के शाल के अंदर आयंस होते हैं, आयंस इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर फ्लो करने लगते हैं, यानी एक सेल में जो इलेक्ट्रोलाइट्स भरा हुआ है इसमें पॉजिटिव और निगेटिव आयंस होते हैं। अब ये आयन एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड तक मूव करना शुरू करते हैं। तो इन आयनों को, जैसे पॉजिटिव हो और निगेटिव आयन, तो जब ये मूव करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनसे टकराते रहते हैं और इनकी एनर्जी लॉस होती रहती है। इस तरीके से जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, सॉल्यूशन है, इन चार्ज के मार्ग में जो अवरोध या रुकावट उत्पन्न करता है वही इसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यानी इंटरनल रेजिस्टेंस को कैसे आप डिफाइन करेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस, तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? सिंपली रेजिस्टेंस आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में जो अवरोध या रुकावट होता है वही रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रोलाइट्स इलेक्ट्रिसिटी के मार्ग में रुकावट क्रिएट कर रहा है, तो वही रुकावट ही उसका रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इसके लिए हम कह सकते हैं यहाँ पर कि द प्रॉपर्टी ऑफ electrolytes to oppose the flow of
इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज भी कह सकते हैं थ्रू इट, दैट इज इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। यानी सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत अपघट्य के द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं या इंटरनल रेजिस्टेंस कहा जाता है। अब ये इलेक्ट्रोलाइट्स किस पर डिपेंड करता है? इंटरनल रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है? तो इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है, जो स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, और ये देखा जाता है प्रोपोर्शनल किसके होता है? तो दोनों प्लेटों के बीच का जो डिस्टेंस है यल, यानी एक सेल आप लिए हुए हैं तो एक इलेक्ट्रोड और दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तो दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस को यल से डिनोट करें तो इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी जितना इलेक्ट्रोड का लेंथ बढ़ जाएगा, बीच का डिस्टेंस रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और इसके अंदर जो डिपॉजिट, यानी इसके अंदर जो इमर्ज किया हुआ, डूबा हुआ जो प्लेट का एरिया है, उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से इस साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट के लगा दें तो के यल बाई ए हो जाएगा। इसमें यल क्या है? यल दोनों प्लेटों के बीच का डिस्टेंस है, यानी प्लेटों के बीच का डिस्टेंस, और ए प्लेट एरिया इनसाइड द इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर जितना एरिया डूबा है प्लेट का, वो कैपिटल ए, यल जो है डिस्टेंस है दोनों प्लेटों के बीच का। के जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, के कांस्टेंट है जो इलेक्ट्रोलाइट्स के टेम्परेचर, कंसंट्रेशन, इन सब पर। तो किसी भी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस उसका एक अपना खुद का कैरेक्टरिस्टिक होता है, जो किस पर डिपेंड करता है? दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच के डिस्टेंस पर, प्लेट एरिया कितना डूबा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट्स में उस एरिया पर, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उसके कंसंट्रेशन और टेम्परेचर पर डिपेंड